की सोच है कि हमें पैसा कमाने के साथ साथ हमें लोगों की भलाई भी करनी है। पैसा तो कमाना एक मुद्दा होता है किसी भी कंपनी का, बट उसके साथ साथ हमारे देश के ग्रोथ में भी हमें योगदान देना है। और ऐसी ही कंपनियां हैं जो हमारे इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास भी रच रही हैं। और मुझे लग रहा है यहीं पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जैसे हमारी कंपनी हुई, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पब्लिक का पैसा लेकर रोटेशन करती हैं, उन्हें नया नया लॉलीपॉप देती हैं और उनके पैसे को गलत तरीके से मतलब इकट्ठा करके, मुझे लग रहा है कि 2017-18 में भी यही कहानी बखूबी चली थी। और मैं इस इंडस्ट्री से इतना इत्तेफाक नहीं रखता था, लेकिन जब मैं यहाँ फंसा उसके बाद जो थोड़ी जानकारी मैंने ली है उसी को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके बीच। और आपको लग रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग की चीजों को शेयर करने से क्या मतलब है। जरूर सर मतलब है, क्योंकि देखिए इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि हमारी जो ई स्टोर कंपनी है इन्होंने कहाँ चूक की, कैसे इनसे गलतियां हुई। आज मैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा। हमारे गौतम भाई बाकायदा आप लोगों को भली भांति कंपनी के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहे हैं और मुझे लग रहा है कि पहली बार मुझे मौका मिला है इन चीजों को शेयर करने का। तो आज मैं मेरे जो जानकारी है उस मुताबिक मैं अपनी बातों को जरूर रखूंगा। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग कोई बुरी चीज नहीं है। आज हम बाहर की कंट्री में जाएं, जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, जापान हुआ या चाइना हुआ, वहां देखिए आज लोग, मतलब मैं एक अमेरिका का उदाहरण लेता हूं जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली देश है। वहां का जो पॉपुलेशन है उसके 60 to 65% जो लोग हैं वो सेल्स में है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे वहां के लोग बहुत रिच होते हैं, क्यों होते हैं? यही कारण है दोस्तों कि वहां पे लोगों ने इस इंडस्ट्री को समझा, फ्रांस के लोगों ने, जापान के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने, और इस इंडस्ट्री की ताकत को समझकर वो आगे बढ़े, इसलिए आज वो इंडिया से रिच है। दूसरी तरफ हम क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हमें जाग बहुत लेट से आती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, जैसे कि बड़ी जो देश है वहां पे डेबिट कार्ड, मतलब हम क्या है एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन चीजों को, क्या सही है क्या गलत है, इसी के चक्कर में रह जाते हैं। समझिए कि कोई चीज आपके सामने पेश की गई तो हम उसमें इतनी डीपली घुस जाते हैं कि सही और गलत का फर्क मतलब पता ही नहीं कर पाते। अभी जैसे कि देखिए जो डेबिट कार्ड था हमारे इंडिया में मुझे लग रहा है 1998 में आया, जबकि बाहर के देशों में 1958 में आ चुका था। क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं होता था कि अरे यार कार्ड भी पैसा निकाल सकता है, कैसे पॉसिबल है। इसके लिए देखिए 1998 में सारे देशों में डेबिट कार्ड, जितने भी डेवलप कंट्री है वहां आ गया, और यहाँ पे हमारे देश में 1998 में आया, क्योंकि हम 40 साल बाद इस चीज पे विश्वास कर पाए। यही कारण है। तो मैं यहाँ यही कहूंगा कि कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती, उसे खराब करने वाले लोग फैजान जैसे लोग होते हैं, मुकेश त्यागी जैसे लोग होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती दोस्तों। और जिस तरीके से इन्होंने बिजनेस को डेवलप किया, अभी ये बता रहे हैं कि 2018 से इन्होंने, मैं खुद 2021 में पेमेंट डाला था और 2018 से इन्होंने ग्रोसरी बिजनेस का स्टार्ट किया था। दवा का इनका बिजनेस पहले से ही चल रहा था। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं खुद, मेरी एक कंपनी है जो इंडिविजुअल नहीं है, पार्टनरशिप में है, जो आज भी यूपी, बिहार और एमपी में रन कर रही है, मेडिसिन की कंपनी है। अब इसे बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मुझे भी कुछ तो अनुभव है। अगर मैं कंपनी चला रहा हूं तो मुझे भी अनुभव है कि इसमें क्या मार्जिन होती है, क्या चीजें होती है, आगे कैसे लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये सारी चीजें मुझे भी जानकारी है। आपको ये भी पता होगा कि 15 साल से मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ, जो मेरा
इंडिविजुअल बिजनेस है, उस ऑलरेडी मैं रन कर रहा हूं, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने यहाँ पे पेमेंट लगाया। बट मुझे नहीं पता था ये लोग नेटवर्कर तो हैं लेकिन सेट वर्कर भी हैं। देखिए, नेटवर्कर और सेट वर्कर दोनों में फर्क होता है। नेटवर्कर लोगों को जोड़ता है, आगे बढ़ाता है, और सेट वर्कर जो होता है वो पैसा की उगाही करता है, लोगों से पैसा की उगाही करके सेट करके रफू चक्कर हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे इंडिया में देखिए, अगर आप किसी को जाते हैं ये बोलने के लिए, अरे भैया ये बहुत अच्छा चीज है, आप इसे करो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी लाइन है, देखिए वो दूर भागता है। क्यों भागता है भैया? क्योंकि आए दिन हर 2 साल 3 साल में हमें सुनने को मिलता है, अरे फला कंपनी का शटर डाउन हो गया, अरे फला कंपनी ने तो लोगों का पैसा लेके भाग गई। तो ये कहानी मुझे लग रहा है 20 सालों से चली आ रही है। मुझे करीब 2012 से ज्यादा शुरुआत हुई है इसकी। और क्यों इसकी, देखिए, कोई भी संस्था को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था होती है जो उस कंपनी को रेगुलेट करती है। बट 2016 तक ऐसा था कि डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं थी गवर्नमेंट के पास। और उसके बाद जब सुरेंद्र वत्स जैसे लोग इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई, और जब गाइडलाइन आई तब जो नकली कंपनियां थी वो सारी कंपनियां समझिए कि 2020 में गायब हो गई। 2017 के बाद ही जो कंपनियां थी, लॉकडाउन के बाद इतनी दिक्कतें आई कि छोटी मोटी सारी कंपनियां मार्केट से गायब हो गई, और वही लोग इंडस्ट्री में बिजनेस कर पाए जिन्हें अनुभव था। और अनुभव के आधार पर ही हमारे मुकेश जी और फैजान जी भी उतरे इस मैदान में। मुझे लगता है कि उनका जो बिजनेस का डिजाइन पैटर्न था माशाल्लाह बखूबी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन उनका मैं कहूंगा कि अगर ये सोच थी कि लोगों से पैसा उगाही करके मुझे निकल जाना, तो ये बहुत गलत सोच थी। आज इसी का नतीजा है कि इतना बड़ा टर्नओवर और इतनी बड़े, मतलब ये खुद बोलते हैं कि 50 लाख आईडी हैं हमारे कंपनी में, 50 लाख आईडी है। आपको पता होगा कि अमेज़न करके जो कंपनी है उसके पास 80 लाख कस्टमर है। तो मेरे हिसाब से मतलब ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी थी, फिर भी आप धराशायी हो गए। तो आखिर इन्होंने चूक कहां की? अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि आखिर इन्होंने चूक कहां की। देखिए, दवा का बिजनेस ऐसा है, मोर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस ही है, तो मुझे पता है कि कितने में दवा बनती है, कितने की एमआरपी रहती है, कितने में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितने में सीएनएफ को बांटा जाता है, रिटेल काउंटर में कितना जाता है, कस्टमर को कितना जाता है, ये सारी चीजें मुझे भी पता है। तो इन्होंने दवे में तो शुरुआत की, दवे की इनकी बिजनेस अच्छा चल रही थी। ये बोलते हैं कि 2008 से हम इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, और उसके बाद ये आए ग्रोसरी मार्केट में। ठीक है भैया, 2018 से आप आए ग्रोसरी मार्केट में। लॉकडाउन होने के बाद आपको भी पता है कि ग्रोसरी का मार्केट और दवा का मार्केट बड़ी तेजी से उभरा। सभी लोग इस बिजनेस में कूद गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार लॉकडाउन में तो यार यही 2 बिजनेस चल रहा था, ग्रोसरी और दवा। आपको भी पता होगा सारे बिजनेस बंद थे, और यही कारण है मेरा भी इस बिजनेस में इनके साथ उतरने का यही रीजन था कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये लोग इस बिजनेस को कैसे रन करते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का तो मुझे अनुभव था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का मुझे अनुभव बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ मैंने देखा कि मैं खुद दिल्ली गया था, कंपनी अच्छे से रन कर रही थी, लेकिन दोस्तों मैं एक बताना चाहूंगा कि इन्हें भले डॉक्टर फैजान जी को अगर दवा का अनुभव था, तो ग्रोसरी मार्केट का इन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं था। ये मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं जिस तरीके से इनके ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया हूं मेरे काउंटर पे,
अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इन्हें ग्रोसरी मार्केट का बिल्कुल अनुभव नहीं था। इन्होंने मुकेश त्यागी जैसे बंदे को पकड़ा, पता नहीं, अभी लोग मार्केट में कहते हैं कि मुकेश त्यागी जी पहले क्या नाम है, बिग बाजार में थे, इसमें थे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी क्या ऐसे ही बिजनेस रन करती है क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। आप बोलते बिग बाजार में मैं काम करता था, जो भी एसएम आरएसएम जो भी होंगे आप, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या बिग बाजार या रिलायंस जैसी कंपनियां का ऐसे रन करती हैं? भाई साहब, अगर माल खत्म हो जाता था दुकान पे तो एक हफ्ता मैनेजर ऑर्डर डालता था इनके हेड ऑफिस में कि ये चीजें खत्म हो गई है, और उनका जो मेल है ना, हेड ऑफिस से रिवर्ड मेल आता था 15 दिन बाद, जब तक वो महीना बिल्कुल खत्म हो जाता था। ये तो हालत थी। मतलब इनका ऑपरेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो, मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल जीरो, हेड ऑफिस का सारा सिस्टम बिल्कुल जीरो। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए प्रॉपर वे में हर चीज अलग अलग होती है। अरे आप कस्टमर, आप बोल रहे हो 50 लाख आईडी हमारे पास, यानी 50 लाख कस्टमर हो गए आपके पास। सर इतने, मतलब इससे बड़ी कंपनी और कहाँ होगी? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि साहब जिसके पास 50 लाख कस्टमर थे वो बिजनेस को रन नहीं कर पाया। क्यों? क्यों? यही कारण है सर, क्यों के पीछे ही बड़ा राज है, क्योंकि इनकी प्लानिंग बिजनेस को चलाना था ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरा पेमेंट डालने के बाद आज मैं ये सारे अनुभव क्यों आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मौका मिला आज ये चीजों को बोलने का। मेरा पेमेंट डालने के बाद 2.5 महीने तक मेरा एग्रीमेंट नहीं बना था, कैसे कैसे पीछे पड़ के मेरा एग्रीमेंट बना। उसके बाद संतोष परब करके यहाँ बंदा है, यहाँ के लीडर है मुंबई के, मुझे हंसी आती है उनके ऊपर। आपको बिलीव नहीं होगा, जब 2.5 महीने बाद उनके पीछे मैं पड़ा कि भाई मेरा स्टोर खुल क्यों नहीं रहा, तो बोलते भैया एग्रीमेंट होता रहेगा, आपका स्टोर खोलेंगे, आप टेंशन ना ले। 2.5 से 6 महीना हो गया और 6 महीने तक मेरा स्टोर नहीं खुला। आप बिलीव नहीं करेंगे, अक्टूबर में मैंने पेमेंट डाला 2021 को और मेरा स्टोर खुला अप्रैल में, जब कंपनी की एंड पोजीशन थी, मतलब ये भागने की तैयारी में थे। यूं बोल सकते हैं कि ये भागने की तैयारी में थे, हमें लेट पता चला, ये दूसरी बात था। और 23 अप्रैल को मेरा स्टोर ओपन होता है और 1.5 महीने बाद ही शटर डाउन हो जाता। अब बताइए, कितने बड़े कॉर्पोरेट के जानकार रही है। मतलब आपको बता दूं, नवंबर से लेके अप्रैल तक, इवन जून तक, अनिल यादव यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, उनका ही कहना था कि सर अभी मेरी टीम से 12 करोड़ रुपए गए हैं कंपनी को। जून की बात कर रहा हूं भाई साहब, जब इन्होंने, जबकि अप्रैल मई में ही कंपनी बंद होने की घोषणा कर दी थी, और जून में इनकी कंपनी में जून तक 12 करोड़ रुपए गए हैं मुंबई के एक बेल्ट से, सेंट्रल बेल्ट से। आप सोचिए कि जून तक जाने वाला पेमेंट, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं हमारे पास पेमेंट ही नहीं है। अब पेमेंट की कहानी तो गौतम जी ने आपको बखूबी बता दी है, इन्होंने कहाँ कहाँ पैसे डाले हैं, कहाँ क्या 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 किया है। ठीक है, मैं मानता हूं हर इंसान से गलती होती है, आपसे भी हुई, आपने कॉइन में पैसे डाल दिए या एफडी करा या जो भी किया। तो किसी भी बिजनेस में अगर अप एंड डाउन आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बंद करके भाग जाता, एमडी जाके दुबई में बैठ जाता। और 3 महीने तक कहानी यही थी कि सारे के फोन स्विच ऑफ और कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। हम जैसे मतलब 50 लाख 25 लाख डालने वाले लोग भी एकदम पस्त थे। मैनेजर फोन नहीं उठा रहा है, ऑफिस का कोई स्टाफ फोन नहीं उठा रहा है, करे तो करे किसको कांटेक्ट करे। भाई साहब मैं बता दे रहा हूं दोस्तों कि हम लोग इतना परेशान थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तो लीडरों को गाली दे रहे थे कि साले तूने पैसा लगवाया, तू ही बता क्या करें हम। जब इनके, मैंने, मुझे आज भी याद है, जब मैं सुशांत सिंह को फोन करता था तो ये बंदा बोलता था मुझे नहीं मालूम, आप डायरेक्ट त्यागी जी को फोन करो, और त्यागी जी घंटा फोन नहीं उठाते। एमडी और सीएमडी सारे मैसेज तो हम कर रहे हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। लेकिन
इन्होंने बम्बू कब लगी इनकी, जब कोर्ट टीम, यही हमारी टीम जब खड़ी हुई अक्टूबर में, इन्होंने पब्लिक से बोला कि भाई हमें 3 महीना दे दो, हमें 4 महीना दे दो। अरे हमने वो भी दिया भाई साहब आपको, लेकिन आपने क्या किया? आज 10 महीने हो गए हैं, सारे लोग लाचार पड़े हैं। हाँ, आज हमारे बीच जमील भाई जैसे लोग भी हैं जो डेली कुआं खोदो और डेली पानी पियो वाली कहानी है उनके साथ। अगर ये डेली काम ना करें तो इनके घर का चूल्हा ना जले। अच्छा। लेकिन इन हरामखोरों को कान तक पे जू नहीं रेंगती है। क्यों? अगर ये इतने ही बिजनेस के जानकार थे, भाई साहब किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या इतना समय लगता है? हाँ, कभी आप ऑडिट के नाम पे टाइम खींच रहे हैं, तो कभी बोर्ड लगाने के लिए, तो कभी हमारी नई कंपनी आ रही है वो हैंडओवर करेगी तो उनसे पैसा आएगा। क्या ड्रामा चल रहा है यार? आप बिजनेस को मजाक बना दिए क्या? मजाक ही बना दिया आपने। अरे बड़ी सी बड़ी कंपनियां ना डिसीजन यूं चुटकी में लेती है कि उसे आगे क्या करना, लेकिन इनकी तो मंशा है भाई साहब काम ही नहीं करना है, पैसा लेके लोगों को भागना है। और सही मैं बताऊं, सही मायने में भागने की ताक में थे। ये तो हमारी मंच ने इनके ऊपर शिकंजा कसा और इनकी मजबूरी है। मैं बता दे रहा हूं, आज इस मन से, जैसे गौतम जी ने भी बताया कि आज जो दुबई में इनका मॉल चल रहा है 35 लाख रुपया भाड़ा भाई साहब, 35 लाख, 35 लाख भाड़ा वहां का प्रॉपर वे में जा रहा है। ये कंफर्म की हुई चीजें हैं हमारे कोर कमेटी की। और आज भी ये जो बोल रहे हैं फैक्ट्री चालू हो गई, ये चालू हो गया, वो चालू हो गया, हमारे हर्ष भाई ने 6 लोगों की टीम वहां लगा दी है और सच्चाई कल तक सामने आ जाएगी। आप सभी लोगों के सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। तो यही है कि जो इन्होंने ग्रोसरी का बिजनेस चालू किया, तो ग्रोसरी का बिजनेस पे टिके नहीं रहे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, फटाफट वंडर स्टाइल को लेके आ गए, फिर वंडर राइड को लेके आ गए। अरे मैं बोलता हूं भाई साहब, हम भी बिजनेस रन करते हैं, बट हम एक बिजनेस को डेवलप करते हैं और वो बिजनेस सुचारू रूप से जब चलने लगता है तब दूसरे में हाथ डालते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, दवा का बिजनेस चालू किया, वो तो चलिए नेटवर्किंग था। ग्रोसरी बिजनेस में घुसे, ग्रोसरी में दुकानों में माल नहीं है, आप चले गए गाड़ी बनाने, आप चले गए कपड़े बनाने, आप चले गए जूते बनाने। मजाक चल रहा है क्या? बेवकूफ आप आम लोगों को बनाए, हम जैसे बिजनेसमैन को नहीं बना सकते आप। तो दोस्तों यही कहानी है, इनके टूटने गिरने की जो चीजें हैं यही सब है कि ये एक बिजनेस को सुचारू रूप से ना चलाते हुए ये कंटिन्यू वंडर राइड को लेके आ गए, वंडर स्टाइल को लेके आ गए और ये लाए तो लाए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन लाइन में भी ये घुस गए थे। ठीक है भाई, आप घुसे अच्छी बात है, लेकिन आपके पास मेन पावर भी वैसा होना चाहिए। अरे भाई साहब, ग्रोसरी के स्टोर को चलाने के लिए आपके पास प्रॉपर मेन पावर नहीं है। आजा जी, कोई बंदे को बहुत तकलीफ हो गई है जी। देखे अभी बंदा गाली देखे गया जी, आराम को शुरू कर दिए। तो दोस्तों हाँ, करने दीजिए उन्हें, अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करना है। तो ये चीजें थी। कंपनी अगर धाराशाही नहीं होती, अगर ये प्रॉपर वे से, ये बोलते हैं हमारे, आपने फैजान जी का अगर लास्ट का लाइव मीटिंग सुना होगा तो ये बार बार यही कहते हैं कि हमें फला लोगों ने धोखा दे दिया, हमें फला कंपनी ने धोखा दे दिया, इसलिए हम धाराशाही हो गए। अरे भाई साहब, आप क्या घूम खाते हो क्या? आप बोलते हो मैं कॉर्पोरेट, मतलब हमारे, आपने सुना होगा इनकी पुरानी वीडियो देखिए कोल्हापुर की, इन्होंने कहा है कि हम रिटेल चेन में सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। मतलब ये बिग बाजार, रिलायंस, डीमार्ट सबको पीछे छोड़ने जा रहे हैं। कहाँ गए भाई साहब? आप दुबई में जाके बैठे हो, कहाँ गई रिटेल चेन सबसे बढ़िया? यही एक बात आपने सही किया, रिटेल चेन तो आप नहीं बना पाए, लेकिन लोगों को बेवकूफ जरूर बनाए। लोगों को जेब से पैसा आपने जरूर निकाला।
इसमें आपने दिमाग लगाया, कंपनी के सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपने दिमाग लगाया। आप बार बार ये कहते भी हैं कि 22 लाख रुपया मैंने खर्चा किया था इस सिस्टम को बनाने के लिए, वही कर्जा ऊपर था मेरे पास, 22 लाख रुपए का कर्जा था, तब मैंने इस कंपनी को चालू किया था। भाई साहब, मैं मानता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको इस अंदाज को कि बेवकूफ बनाने के लिए आपने एक कंपनी को चालू किया। विवेक रावत कहाँ है बैलगा, समझे? पकड़ो जल्दी, बैठा हुआ है, 2 रोटी। अबे गांडू, तू आके सामने तो बात कर, मर्द का बच्चा है तो हिजड़े साले।